हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रीबर्थ इन स्टोरी बुक। चैप्टर 6, फिर से आमना सामना। तैयार हो जाने के बाद राजकुमारी चांदनी जल्दी से भोजन गृह में चली जाती है। वो जैसे ही वहां पहुंचती है उनकी नज़र अचानक से ही राजकुमारी ऐश्वर्या पर चली जाती है। राजकुमारी ऐश्वर्या बहुत ही शांति से अपने स्थान पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा बहुत सुना सुना सा लग रहा था। हालांकि अपनी बड़ी बहन को इतने सालों बाद देखने के बाद भी राजकुमारी ताराप्रिया को कोई घंटा खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी राजकुमारी ताराप्रिया इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती थी कि राजकुमारी ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। राजकुमारी ताराप्रिया के इस हरकत को देखकर महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी दोनों ही हैरानी से उसे देखने लगते हैं। क्या सच में राजकुमारी ताराप्रिया महल के सारे रीति रिवाज भूल चुकी है? यहाँ पर पहुंचते ही राजकुमारी को सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना होता है और शुभ प्रभात बोलने के बाद ही भोजन आरंभ किया जाता है। लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो तो इस बात पर भी ध्यान नहीं देती कि बाकी के लोगों ने अभी भोजन करना शुरू ही नहीं किया था। आधा ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया की नज़र बाकी लोगों पर पड़ती है, तब उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। आखिर ये के सारे लोग उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक नज़र सबको देखने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया फिर से अपना भोजन करने लगती है और सभी को बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर देती है। इस बार राजकुमारी ताराप्रिया की ऐसी हरकत को देखने के बाद महाराज चंद्रशेखर सिंह से रहा ही नहीं जाता और वो क्रोधित होकर अपने भोजन को वैसे ही छोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो अपनी क्रोध भरी आवाज में राजकुमारी ताराप्रिया से बोलते हैं, ये किस तरह का व्यवहार कर रही है आप हमारे साथ राजकुमारी? क्या आप हमारे द्वारा सिखाए गए सभी संस्कार भूल चुकी हैं? उद्धरण चिन्ह। महाराज चंद्रशेखर सिंह इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे और उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। हालांकि उनकी तेज आवाज को सुनने के बाद भी राजकुमारी ताराप्रिया को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ही आराम से ब्रेकफास्ट करते हुए जवाब देती हैं, हमने अपने आचार्य दीनदयाल को प्रणाम भी कर लिया और उन्हें सुप्रभात बोलकर ही अपना भोजन कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। और रही बात आप लोगों की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को इतना सम्मान देने की जरूरत है, क्योंकि जिन्हें सम्मान की जरूरत थी मैंने उन्हें पहले ही सम्मान दे दिया है। उद्धरण चिन्ह। वो केवल मेरे एक गुरु ही नहीं बल्कि उन्होंने एक पिता की तरह हमारा ख्याल रखा है। हमसे परेशान होकर, हमारी हरकतों से परेशान होकर उन्होंने हमें किसी और के पास नहीं छोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राजकुमारी ताराप्रिया फिर से अपना भोजन करने लगती है। राजकुमारी ताराप्रिया के एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा जहरीले थे, जो महाराज चंद्रशेखर सिंह को अपने दिल तक लग गया था। महाराज चंद्रशेखर सिंह क्रोध में राजकुमारी तारा को थोड़ी देर तक देखते हैं और बिना भोजन किए चुपचाप वहां से गुस्से में निकल जाते हैं। वही राजकुमारी ताराप्रिया की कह गए शब्द महारानी शिवानी को भी बहुत ज्यादा बुरे लगे थे। महारानी शिवानी को अपने दिल में कुछ अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। आखिर गलत क्या कहा था राजकुमारी ताराप्रिया ने? एक बच्चे की परवरिश उसके माता पिता ही तो करते हैं। कौन सा बच्चा सही संस्कार या फिर कोई भी चीज अपनी माँ की पेट से सीख कर आता है? बाद से बड़ा अपराधी हो या बड़े से बड़ा बदतमीज इंसान, वो अपनी माँ की कोख से इन सभी चीजों को सीख कर नहीं आता, बल्कि अपने आसपास के माहौल को देखकर खुद ही सीख जाता है। जिस पल महारानी शिवानी सिंह को अपनी पुत्री राजकुमारी ताराप्रिया को सही संस्कार और सही रहन सहन सीखना चाहिए था, उस समय महारानी शिवानी ने उन्हें आश्रम छोड़ दिया था। राजकुमारी ऐश्वर्या तो बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की रही है और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन बचपन से ही राजकुमारी ताराप्रिया अलग ही प्रकार की थी। राजकुमारी ताराप्रिया तो अपने 5 साल की उम्र से ही युवराज रणवीर सिंह को पसंद करने लगी थी, जो उम्र में उनसे 10 साल बड़े हैं। हालांकि इस बचपन का अट्रैक्शन कहा जा सकता है, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया बचपन से ही युवराज रणवीर के नाम को सुनते ही ब्लश करने लगती थी। राजकुमारी ताराप्रिया बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती थी और उन्होंने अपने बचपन में न जाने कितने लोगों को परेशान किया था। महारानी शिवानी अचानक से ही सोचती है कि उनकी पुत्री को तो चोट लगी थी और वह बेहोश थी, फिर भी महाराज और महारानी दोनों नहीं मिलकर राजकुमारी ताराप्रिया को अगले दिन ही आश्रम छोड़ दिया था। आखिर उनकी पुत्री की गलती क्या थी जो उन्हें बेवजह इतना सजा मिला? अचानक से ही महारानी शिवानी को एहसास होने लगा कि उसे वक्त गलती राजकुमारी ताराप्रिया की नहीं बल्कि युवराज रणवीर सिंह की थी।
राजकुमारी ताराप्रिया 10 साल की एक छोटी बच्ची थी जो अपने बचपन में 20 साल के युवराज अर्थवीर के पास चली गई थी जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। वो तो एक मासूम सी बच्ची ही थी। आखिर राजकुमारी ताराप्रिया ने युवराज अर्थवीर सिंह का ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया था जिसकी वजह से युवराज अर्थवीर सिंह ने उसे इतनी जोर से धक्का दे दिया था कि बेचारी राजकुमारी ताराप्रिया जमीन पर इतने बुरे तरीके से गिर गई। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि राजकुमारी ताराप्रिया को गिराने के बाद वह खुद वहां से ऐसे चले गए जैसे उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। बेचारी मासूम से 10 साल की राजकुमारी ताराप्रिया को अपने सर पर कितनी ज्यादा चोट लग गई थी और इसी एक्सीडेंट के बाद से ही राजकुमारी ताराप्रिया का व्यवहार भी बदल गया था। महारानी शिवानी जितना इन सभी चीजों के बारे में सोच रही थी उतना ही उन्हें एहसास हो रहा था कि राजकुमारी ताराप्रिया बचपन में सिर्फ शरारती थी, उन्होंने अपनी शरारतों से किसी को बड़ा नुकसान कभी नहीं पहुंचा था। वह अपने सोच से बाहर आकर जब राजकुमारी ताराप्रिया की तरफ देखती है तब राजकुमारी ताराप्रिया तो पहले ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश्ड करके वहां से जा चुकी थी। महारानी शिवानी राजकुमारी ताराप्रिया से कुछ बात करना चाहती थी लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और कैसे बोले। अपने किए की उन्हें बहुत शर्मिंदगी थी। वही अपने रूम में आ जाने के बाद राजकुमारी ताराप्रिया जल्दी से अपने लहंगा को उतारकर दूर फेंकती है और ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट और बाद सब ब्लैक कोट पहनकर वो तैयार हो जाती है। बालों की एक पोनीटेल बनाकर और चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क पहन के राजकुमारी ताराप्रिया अपने कक्ष की खिड़की से बाहर कूद जाती है। उनके कक्ष तो पहले से ही महल के बहुत कोने में था जिसकी वजह से वो महल के सैनिकों की नजरों से बचकर महल से बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी थी। वो जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं उन्हें अपनी आंखों के सामने रजत और मानव दोनों ही खड़े दिखाई देते हैं जो राजकुमारी ताराप्रिया का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी ताराप्रिया के आ जाने के बाद तीनों ही लोग अपना अपना घोड़ा निकलते हैं और उसके ऊपर सवार होकर इस राज्य से निकल जाते हैं। तीनों को ही बहुत अच्छी घुड़सवारी आती थी और तीनों अपने घोड़े को दौड़ने की जगह उड़ा रहे थे, मतलब स्पीड उनकी इतनी ज्यादा तेज थी कि जमीन पर खड़े लोगों को वो तीनों लोग बस कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखाई दिए थे। राजकुमारी ताराप्रिया इस वक्त बेशक खाली हाथ थी लेकिन रजत और मानव के कंधे पर बहुत बड़े बड़े बैग थे। हालांकि शुरुआती समय पर राजकुमारी ताराप्रिया को ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी लेकिन फिर भी शुरुआती इलाज के लिए कुछ जरूरी सामान तो राजकुमारी ताराप्रिया ने ले ही लिया था। घुड़सवारी करते करते राजकुमारी ताराप्रिया मन मन सोचने लगती है, लगता है महल में जो भी लफड़ा चल रहा है वह सब अपन की बड़ी बहन से रिलेटेड है। साला पता नहीं कौन कौन सा दिन देखना पड़ेगा अपने को। उद्धरण चिन्ह। बड़ी बहन का तो चेहरा आज बहुत ज्यादा उतरा हुआ था लेकिन मुझे इससे क्या, सारे लोग जाए भाड़ में। इतना बोलकर राजकुमारी ताराप्रिया मन ही मन खुश तो हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। राजकुमारी ऐश्वर्या की सुबह वाली हालत को याद करके राजकुमारी ताराप्रिया इतना तो समझ चुकी थी कि राजकुमारी ऐश्वर्या कल रात भर बहुत ज्यादा रोई है। अरे किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो इस राज्य की राजकुमारी को रुला सके, और जिसने भी उन्हें रुलाया है पक्का वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा। ना चाहते हुए भी राजकुमारी ताराप्रिया बार बार राजकुमारी ऐश्वर्या के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ महाराज अर्थवीर सिंह जानते थे कि आज डॉक्टर तारा आने वाली है और आज उनकी मां का इलाज होने वाला है। वो बहुत ही बेसब्री से डॉक्टर तारा के आने का इंतजार कर रहे थे। वो इस वक्त अपने कक्ष में बैठे हुए अपने सैनिक का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें जाकर डॉक्टर तारा के यहाँ आने के बारे में सूचित करने वाला था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब डॉक्टर तारा नहीं आई तब युवराज अर्थवीर सिंह को गुस्सा भी आने लगा और नींद भी आने लगी। रात भर के टेंशन की वजह से उन्हें नींद आने लगी थी, ऊपर से बेवजह किसी ऐसे इंसान का इंतजार करना उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा किया ही नहीं था। उन्होंने अपने कक्ष में अंधेरा कर दिया और आंखें बंद करके वो सोने लगे। उनकी आंखें बंद हो गई और वह नींद की दुनिया में चले गए। पता ही नहीं चला समय कैसे बीता और जब महाराज अर्थवीर सिंह की आंखें खुली तब उन्होंने अपने ही कक्षा में अपने ही ठीक सामने किसी इंसान को पैर पर पैर चढ़कर किसी राजा की तरह बैठे हुए देखा। अंधेरे की वजह से उसे इंसान का चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उन्हें सब कुछ कल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल किसी परछाई की तरह। महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत तेज गुस्सा आ गया क्योंकि उनके इजाजत के बगैर कोई उनके कक्ष में आ गया था। वो क्रोधित हो गए और क्रोध में वो जल्दी से खड़े हो गए और उन्होंने अपने सामने बैठे हुए इंसान पर हमला कर दिया।
पर इस जगह पर महाराज अर्थवीर सिंह ने अपने सामने वाले इंसान को बहुत कमजोर समझ लिया था। उनके सामने वाला इंसान एकदम एक झटके से खड़ा हो जाता है और एक जोरदार पंच महाराज अर्थ सिंह के चेहरे पर दे मारता है। अचानक से ही पूरे कक्ष में उसे रहस्यमयी इंसान की सुरीली और मनमोहक आवाज गूंजती है, स्वागत नहीं करोगे हमारा महाराज अर्थवीर सिंह? इतनी शिद्दत से बुलाया था हमें और हम पर ही हमला करने की कोशिश हम। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनते हैं महाराज अर्थवीर सिंह की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई थी। ये आवाज बहुत ही ज्यादा मनमोहन और आकर्षक था, लेकिन इस इंसान के द्वारा कहा गया शब्द सुनते ही महाराज अर्थवीर सिंह की आंखें बड़ी हो जाती है। महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत अच्छे से पता था कि डॉक्टर तारा एक रहस्यमयी इंसान है जो साधारण लोगों से बिल्कुल विपरीत काम करती है। वो कब क्या और क्यों करती है इस बारे में कोई समझ ही नहीं सकता। वो अपने आप में ही एक पहेली है जिन्हें सुलझाना सबके लिए नामुमकिन है। कक्षा में अंधेरा तो बहुत था, लेकिन महाराज अर्थवीर सिंह कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि चिकित्सक तारा है। उनके सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जो महाराज अर्थवीर सिंह के मां के प्राणों की रक्षा करने वाला है। वो इंसान जिसे इस दुनिया में सारे लोग भगवान का दर्जा देते हैं। कक्ष में अंधेरा होने की वजह से महाराज अर्थवीर सिंह चिकित्सक तारा का चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें चिकित्सक तारा के आभा का दबाव महसूस हो रहा था। किसी इंसान का आभा इतना मजबूत कैसे हो सकता है, इस बारे में सोचते हुए महाराज अर्थवीर सिंह डॉक्टर तारा को देखने के लिए बेचैन हो गए थे। उन्हें खुद पर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने अपने कमरे में अंधेरा क्यों कर डाला था। वो जल्दी से खिड़की के पास जाकर कल पर्दों को हटाने लगते हैं। चैप्टर 7 राजकुमारी तारा प्रिया का कमाल। महाराज अर्थवीर सिंह जैसे ही पर्दा को हटाते हैं और वापस से उस चिकित्सक के पास आते हैं, उनके होश ही उड़ जाते हैं। इस वक्त उनकी आंखों के सामने वही लड़की थी जिसने उनकी जान बचाई थी, या यूं कहे तो शायद इस लड़की को लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो सिर्फ गुंडों को ही नहीं बल्कि इसने तो महाराज अर्थवीर सिंह को भी पीट डाला था। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसके बावजूद भी महाराज अर्थवीर सिंह उनके आंखों को देखकर ही उन्हें अच्छे से पहचान गए थे। राजकुमारी तारा प्रिया भी अपने सामने खड़े इंसान को देखकर अच्छे से पहचान गई थी कि यह वही इंसान है जिसकी पिटाई उन्होंने 2 दिन पहले ही की थी। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने सामने खड़े इंसान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। 2 दिन पहले वह वैष्णवी वाली बात की वजह से बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने सामने जो भी दिख गया उन्होंने उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया। महाराज अर्थवीर सिंह अपने सामने राजकुमारी तारा प्रिया को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और उन्हें भी 2 दिन पहले वाली बात याद आ गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है बेवजह ही महाराज अर्थवीर की पिटाई करने के बाद डॉक्टर तारा उनसे अपनी गलती की माफी मांगेगा, लेकिन उनकी हैरानी का तो ठिकाना तब नहीं रहता जब राजकुमारी तारा प्रिया उनसे माफी मांगने की जगह किसी महारानी की तरह अपने पैर पर पैर चढ़कर बैठी हुई थी। राजकुमारी तारा प्रिया के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुरूर था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी धरती पर कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो उन्हें अपने सामने झुका सके। अपने सामने खड़े महाराज अर्थवीर सिंह को राजकुमारी तारा प्रिया बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की नज़र से देख रही थी, ना कि किसी महाराज की नज़र से। वैसे भी दुनिया की नज़रों में बेशक इस पूरे देश के राजा तो महाराज अर्थवीर सिंह है, लेकिन सच तो यह है कि इस पूरे देश के कोने कोने में राजकुमारी तारा प्रिया की ही मर्जी चलती है। दोनों ही इस देश पर राज करते हैं, फर्क बस इतना है कि महाराज अर्थवीर सिंह को राजकुमारी तारा प्रिया के बारे में पता नहीं है। थोड़ी देर तक तो राजकुमारी तारा प्रिया को ऐसे ही घूरने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही कक्ष में हमसे बिना इजाजत लिए आने की। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह की इतनी तेज आवाज राजकुमारी तारा प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने महाराज अर्थवीर सिंह से बहुत ही शांत आवाज में बोला, आवाज नीचे। महाराज अर्थवीर सिंह नो माउथ फेस पाउटिंग। राजकुमारी तारा प्रिया की इतनी कठोर आवाज को सुनकर महाराज अर्थवीर सिंह हैरान रह गए थे। इस लड़की की आभा सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। हालांकि महाराज अर्थवीर सिंह का गुस्सा राजकुमारी तारा प्रिया की तेज आवाज को सुनकर बढ़ चुका था। एक लड़की उन्हीं के महल में आकर, उन्हीं के कमरे में आकर उनसे इतनी तेज आवाज में बात कर रही है। वो राजकुमारी तारा प्रिया से कुछ बोलते उसके पहले ही राजकुमारी तारा प्रिया बोलती है,
अपनी माता जी के कमरे में लेकर चलो मुझे ताकि उनका इलाज कर सकूं मैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी मां के बारे में सुनते ही महाराज रणधीर सिंह को अचानक से ही याद आ गया कि यह लड़की उनकी मां के इलाज के लिए आई हुई है। हालांकि राजकुमारी ताराप्रिया की उम्र देखकर उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये छोटी सी बच्ची सी दिखने वाली लड़की उनकी मां का इलाज कर सकती है, लेकिन फिर भी वो ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं थे जो किसी की उम्र देखकर उसकी काबिलियत पर शक करे। वो राजकुमारी ताराप्रिया से अपनी नजरें फेर लेते हैं और अपने कक्ष से बाहर निकलकर राजमाता के कक्ष में जाने लगते हैं। महाराज रणधीर सिंह का ऐसा व्यवहार राजकुमारी ताराप्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। उन्हें महाराज रणधीर सिंह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। बेशक महाराज रणधीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया को नहीं पहचान पा रहे थे कि यह छोटी सी लड़की उनके बचपन की वही लड़की है जिसे धक्का देकर महाराज रणधीर सिंह ने बहुत बुरे तरीके से गिरा दिया था। रणधीर सिंह को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी यह छोटी सी लड़की राजकुमारी ताराप्रिया है जिसे वह खुद एक आंख दिखाना तक पसंद नहीं करते थे। उनके अनुसार ये लड़की डॉक्टर तारा है, चिकित्सा जगत की एक जानी मानी चिकित्सक जिन्हें चिकित्सा जगत में भगवान के नाम से जाना जाता है। बेशक महाराज रणधीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया अपने सामने खड़े इस महाराज रणधीर सिंह को बहुत अच्छे से पहचान रही थी। उन्हें बहुत अच्छे से वार था कि इसी आदमी की वजह से उसे बचपन में आश्रम भेजा गया था। कंकड़ पत्थर वाली जमीन पर इसी बेवकूफ महाराज ने 10 साल की छोटी सी राजकुमारी ताराप्रिया को धक्का देकर बहुत बुरे तरीके से गिरा दिया था, जिसकी वजह से राजकुमारी ताराप्रिया बहुत ही ज्यादा घायल हुई थी। और जो इंसान होश में आया था वह राजकुमारी ताराप्रिया नहीं बल्कि डॉक्टर तारा थी, जो अपनी दुनिया से सीधा यहाँ पहुंच गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराज रणधीर सिंह ने बचपन में बहुत बार राजकुमारी ताराप्रिया की इंसल्ट की थी और उसकी बहुत पिटाई भी की थी। खुद राजकुमारी ताराप्रिया के साथ बुरा बर्ताव करने के बाद भी युवराज रणधीर सिंह महाराज चंद्रशेखर सिंह से राजकुमारी ताराप्रिया की शिकायत कर देते थे। इसके बाद राजकुमारी ताराप्रिया को बहुत डांट पड़ती थी। अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए राजकुमारी ताराप्रिया अपने दांत पिसती है और बोलती है, मेरी इंसल्ट करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बदतमीज इंसान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं एक आज हूं और तुम एक आज की इंसल्ट कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में राजकुमारी ताराप्रिया महाराज रणधीर सिंह के पीछे पीछे तो जा रही थी, लेकिन मन ही मन वह महाराज रणधीर सिंह को बहुत सारी गालियां दे रही थी। जितने दिन इस महल में रहूंगी उतने दिन इस आदमी को इसकी नानी याद ना दिल दी, तब मेरा नाम भी तारा नहीं। तुम्हारा एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा मेरे साथ महाराज रणधीर सिंह। तुम मेरे सामने एक कचरे से ज्यादा और कुछ नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। मन ही मां आशा करो गालियां देते हुए राजकुमारी ताराप्रिया फाइनली राजमाता संतोषी सिंह के पास पहुंच जाती हैं। इस कक्ष में प्रवेश करते ही राजकुमारी ताराप्रिया महाराज रणधीर सिंह को जल्दी से धक्का देकर साइड में कर देती है और खुद आगे चली जाती हैं। राजकुमारी ताराप्रिया की इस हरकत को देखकर महाराज रणधीर सिंह को क्रोध आ जाता है, लेकिन वो अपने मन की किसी कोने में हंसते भी लगे थे। उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया की हरकत बहुत ही ज्यादा बचकानी लगी थी। राजकुमारी ताराप्रिया सीधा राजमाता के सामने चली जाती है और उन्हें देखने लगती है। वो तुरंत आवाज देकर बाहर दरवाजे पर खड़े हुए रजत और मानव को कक्ष के अंदर बुला देती है। इस वक्त महल में सभी लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे और किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि राजमाता के उपचार हेतु एक चिकित्सक को महल बुलाया गया है। राजमाता की कंडीशन को देखकर राजकुमारी ताराप्रिया की आंखें छोटी हो गई थी। वो राजमाता से सवाल करती है कि आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो अपनी अजीब सी ही भाषा में राजमाता से सवाल करती है, तो बोलिए माताजी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कौन कौन सी जगह पर किस किस तरीके का दर्द हो रहा है, एक ही बार में उगल डालिए। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया की भाषा को सुनकर महाराज रणधीर सिंह और राजमाता हैरान हो गई थी। कक्ष में आ जाने के बाद भी रजत और मानव दोनों ही राजकुमारी ताराप्रिया से बहुत दूर दरवाजे के पास खड़े थे। राजमाता दर्द से तड़पते हुए राजकुमारी ताराप्रिया को बताती है कि उन्हें अपने सीने में बहुत तेज दर्द होता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके चेस्ट में कोई गांठ है, उल्टी भी होती है उन्हें और बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। इस बात को सुनते ही राजकुमारी ताराप्रिया थोड़ा टेंशन में आ गई थी। हालांकि उनके पास इसका इलाज तो पहले से ही है, लेकिन वह कुछ सोचने लगी थी।
उन्हें अच्छे से याद था कि कहानी के अनुसार महाराज अर्थवीर सिंह की मां की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद ही महाराज अर्थवीर सिंह को पता लगता है कि उनकी मृत्यु खुद नहीं हुई थी बल्कि करवाई गई थी। महल के ही किसी एक इंसान ने राजमाता के खिलाफ षड्यंत्र रचा था और उनके भोजन में किसी अलग प्रकार की जड़ी बूटी को मिलाकर दिया जाता था। जड़ी बूटियां में कुछ अलग ही प्रकार के नशीली और अस्वस्थ चीजों को मिलाकर एक अलग ही प्रकार के रसायन को तैयार किया जाता था और उसे ही राजमाता के भोजन में मिलकर उन्हें दिया जाता था। राजकुमारी ताराप्रिया बिना कुछ सोचे समझे राजमाता के सीने पर हाथ रख देती है और बहुत अच्छे से उनके चेस्ट को टटोलना लगती है। वो खुद भी राजमाता के चेस्ट में महसूस हुए गांठ को महसूस करना चाहती थी। 1 मिनट के अंदर ही राजकुमारी ताराप्रिया को एक थोड़ा बड़ा साइज का गांठ महसूस होता है। इसको महसूस करते ही राजकुमारी ताराप्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है और उनके मन में सैकड़ों सवाल आ जाते हैं। वो महाराज अर्थवीर की तरफ देखने लगते हैं जो पहले से ही उन्हें देख रहे थे। राजकुमारी ताराप्रिया महाराज अर्थवीर से सवाल करती है, क्या इन्हें और कोई बीमारी है जैसे रक्तचाप की समस्या या फिर किसी प्रकार की हृदय समस्या? उद्धरण चिन्ह। मन ही मन राजकुमारी ताराप्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि इतनी भयानक हिंदी को बोलने के बाद उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो बोला है वह सही है या गलत। उद्धरण चिन्ह। वही राजकुमारी ताराप्रिया की बात को सुनकर महाराज अर्थवीर सिंह बोलते हैं, इनका रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है और इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द महसूस होता है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ताराप्रिया थोड़ी देर कुछ सोचती है और उसके बाद रजत को अपने पास बुलाती है। अब जाकर महाराज अर्थवीर सिंह की नज़र रजत और मानव दोनों पर जाती है। इन दोनों लड़कों को राजकुमारी ताराप्रिया के साथ देखकर महाराज और कबीर सिंह की आंखें छोटी हो जाती है। उन्हें रजत और मानव का नाम राजकुमारी ताराप्रिया के मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो रजत को देखने लगते हैं जो अपने कंधे पर टंगे हुए एक अजीब से थैली से कुछ अलग ही प्रकार के यंत्र को निकल रहा था। राजकुमारी ताराप्रिया रजत से कुछ सामान लेने लगते हैं और राजमाता संतोषी सिंह के अलग अलग प्रकार के जांच करने लगती है। और जैसा कि सारे डॉक्टर लोग सबसे पहले काम करते हैं पेशेंट का थोड़ा सा खून ले लेना, तो बस राजकुमारी ताराप्रिया ने भी राजमाता का थोड़ा सा खून ले लिया और उसे मानव को बुलाकर पड़ा डाला। मानव इस ब्लड का हर तरीके का टेस्ट करने के लिए चला गया और रजत राजमाता की रिपोर्ट बनाने लगा। वो एक सादे कागज पर राजमाता की हर एक चीज को लिख रहा था। राजकुमारी ताराप्रिया की हर एक हरकत को देखकर महाराज अर्थवीर सिंह बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। उन्होंने आज से पहले किसी भी चिकित्सक को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। उनका मुंह तो खुला का खुला रह गया, वह भी तब जब राजकुमारी ताराप्रिया ने एक छोटी सी नुकीली सी चीज राजमाता के हाथ में घुसाई और तुरंत ही उनका थोड़ा सा खून निकाल दिया। मानव के चले जाने के बाद महाराज अर्थवीर सिंह से रहा नहीं जाता और वह तुरंत ही राजकुमारी ताराप्रिया से सवाल कर देते हैं, आपने हमारी मां का रक्त क्यों निकाला? आगे क्या करने की कोशिश कर रही है? उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह की आवाज को सुनते ही राजकुमारी ताराप्रिया दांत पीसते हुए उनकी तरफ देखने लगती है और उन्हें इग्नोर करके वापस से अपना काम करने लगती है। अब राजकुमारी ताराप्रिया की ऐसी हरकत को देखकर महाराज अर्थवीर सिंह को भी गुस्सा आने लगा था और वह राजकुमारी ताराप्रिया से लड़ने के लिए आगे बढ़ने ही लगे थे कि उन्हें अपनी मां का चेहरा दिख जाता है और वह रुक जाते हैं। इस वक्त उनके लिए उनके क्रोध से ज्यादा आवश्यक उनकी मां थी और उनके प्राण थे। थोड़ी देर तक हर तरह से राजमाता की चेकअप करने के बाद फाइनली राजकुमारी ताराप्रिया खड़ी हो जाती है और महाराज अर्थवीर की तरफ देखने लगती है। वो महाराज अर्थवीर को देखते हुए बोलती हैं, मैंने उनका बहुत अच्छे से चेकअप कर लिया है और मैं इन्हें अपने पास पूरे 1 सप्ताह तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती हूँ क्योंकि इन 1 सप्ताह में एक खास प्रकार की दवाएं आपकी माता श्री को खाना होगा और उसके बाद ही उनकी बॉडी ऑपरेशन के लायक हो पाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ राजकुमारी ताराप्रिया वहां से निकल जाती हैं और उसके बाद फाइनली रजत सामने आता है और अजीब सा चेहरा बनाकर महाराज अर्थवीर सिंह को सही से समझाने लगता है। महाराज अर्थवीर सिंह को सच में राजकुमारी ताराप्रिया की कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। रजत उन्हें समझाते हुए बोलता है, देखिए महाराज, राजमाता के सीने में एक गांठ है और उसे गांठ को बाहर निकालने के लिए उन्हें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। सबसे महत्वपूर्ण बात कि गांठ के निकल जाने के बाद हम गांठ की जांच करेंगे और गांठ की जांच के बाद ही हमें समझ में आएगा कि राजमाता की समस्या सिर्फ गांठ से ही थी या फिर इस गांठ ने उनके अंदर पहले ही किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे दिया है। उद्धरण चिन्ह।
हालांकि महाराज आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अगर राजमाता को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाएगी तब भी डॉक्टर तारा उन्हें ठीक करने की ताकत रखती है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही रजत अपने हाथ में लिए हुए एक पर्चे को महाराज अर्थवीर सिंह को पकड़ा देता है और बोलता है, आपके राज्य में महल से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक टीआर मेडिकल स्टोर है जो आपकी भाषा में दवा की दुकान है, वहां जाकर आप इन सभी दवाइयां को खरीद लीजिएगा जो इस पर्चे पर लिखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। पहले आप इन सभी दवाइयां को खरीद कर ले लिए, उसके बाद राजमाता को इन दवाइयां को किस तरीके से देना है इस बारे में हम आपको समझा देंगे, उसके बाद ही उनकी शल्य चिकित्सा होगी। उद्धरण चिन्ह। देखिए महाराज, हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि हम शल्य चिकित्सा तो अभी भी कर सकते हैं, परंतु शल्य चिकित्सा कोई साधारण चीज नहीं होती जो हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये एक बहुत ही जोखिम भरी प्रक्रिया होती है जिसे हर इंसान नहीं सह सकता। जल्दी चिकित्सा के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। उद्धरण चिन्ह। जो दवाएं हमने आपको लिख कर दी है उन्हें 1 सप्ताह तक आपको राजमाता को खिलाना होगा और इन 1 सप्ताह तक हर रोज डॉक्टर तारा महल आएंगी राजमाता से मिलने और उनकी हालात को समझने और उनकी जांच करने। उद्धरण चिन्ह। हमें उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर में राजमाता का शरीर शल्य चिकित्सा के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमें उनके सीने से गांठ को निकलना होगा और उसके बाद के इलाज की प्रक्रिया हम लोग 1 सप्ताह बाद देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल के लिए आप इन दवाइयों को मंगवा दीजिए। दवाएं आ जाने के बाद आप हमसे दोबारा संपर्क कीजिएगा, हम तुरंत ही यहां आ जाएंगे और आपको दवाएं के बारे में सही से बता देंगे। फिलहाल के लिए मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं और फिलहाल सोना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वहीं महाराज अर्थवीर सिंह जो अभी तक रजत की सारी बातें सुन रहे थे उन्हें भी रजत की सारी बातें समझ में आ रही थी और वो दवा वाली पर्ची को रजत के हाथ से लेकर एक सैनिक को बुलाकर रजत और बाकी सभी को एक एक कक्ष दिलवा देते हैं आराम करने के लिए। इस वक्त महाराज अर्थवीर सिंह के हाथ में दवाई की पर्ची थी, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी पर्ची में अंग्रेजी भाषा में सब कुछ लिखा हुआ था जो साधारण लोगों के लिए समझना नामुमकिन है, लेकिन इस पर्ची के नीचे किसी का हस्ताक्षर था। महाराज अर्थवीर सिंह और कुछ समझ ना समझे, उन्हें इतना जरूर समझ में आ गया था कि आखिरी में किसी ने तो अपना हस्ताक्षर किया है। हालांकि हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में था, परंतु हस्ताक्षर कुछ इस तरीके से किया गया था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये किसी का हस्ताक्षर है। ये डीआर तारा का हस्ताक्षर है, जिसे देखने के बाद कोई भी मेडिकल स्टोर जो डॉक्टर तारा के द्वारा स्टार्ट किया गया है उसका दुकानदार तुरंत समझ जाएगा कि इस दवाई को स्पेशली डॉक्टर तारा ने लिखा है। इस पूरे देश के हर एक राज्य में महल से थोड़ी ही दूरी पर कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर राजकुमारी तारा प्रिया ने एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है जहां पर बहुत सारी दवाएं होती है। राजकुमारी तारा प्रिया ने अभी महाराज अर्थवीर सिंह को जी दवाई की दुकान के बारे में बताया था, वह भी राजकुमारी तारा प्रिया के खुद का ही दवाई का दुकान था, जिसकी वजह से उस दुकान में काम करने वाले लोग राजकुमारी तारा प्रिया के पर्ची को पढ़कर अच्छे से समझ जाते कि उन्हें महाराज को कौन सी दवाई देनी है। वैसे भी राजकुमारी तारा प्रिया ने अपने सभी स्टाफ को बहुत अच्छे से समझ रखा था कि उन्हें एक खास तरीके के बक्से में ही दवाइयां को अपने कस्टमर को देना होता है। उस बक्से को खोलकर दवाई बदलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। डीआर तारा के सिग्नेचर को देखकर वैसे भी दवाई की दुकान वाले लोग दवाई को कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी के साथ भेजेंगे। एक ऐसा बक्सा जिसे राजकुमारी तारा प्रिया के अलावा कोई और खोल ही ना सके, उसके अंदर दवाई भेजेंगे। हालांकि इस पर्ची के ऊपर लिखी हुई कोई भी चीज महाराज और कबीर सिंह को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर इस पर्ची को दे दिया और दवाई लाने के लिए भेज दिया। डॉक्टर धारा द्वारा कही गई कोई भी अंग्रेजी की बात उन्हें बेशक समझ में ना आई हो, लेकिन रजत के द्वारा समझाई गई हर एक बात महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। इन लोगों के काम करने के तरीके को ही देखकर महाराज अर्थवीर सिंह कह सकते थे कि यह लोग किसी भी प्रकार के ढोंगी नहीं है। वो राजमाता की तरफ देखने लगते हैं जो मुस्कुराते हुए महाराज अर्थवीर की तरफ देख रही थी। राजमाता क्यों इतना ज्यादा मुस्कुरा रही है इस बारे में महाराज अर्थवीर सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बता देता हूं। राजमाता संतोषी सिंह को डॉक्टर तारा बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। उन्होंने देख लिया था कि इस लड़की के आंखों में महाराज और कबीर सिंह के लिए जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि शायद यही लड़की इस पूरे दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की है जो महाराज अर्थवीर सिंह को आंखें दिखा रही थी। उन्हें तो पहले ही नजर में राजकुमारी तारा प्रिया महाराज अर्थवीर सिंह के लिए पसंद आ गई थी।
चैप्टर 8 भूला हुआ साथी। इस राजमहल के गेस्ट रूम में आकर राजकुमारी ताराप्रिया की आंखें बड़ी हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने आज से पहले कभी इतना आलीशान गेस्ट रूम नहीं देखा था, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि इस महल का गेस्ट रूम सच में बहुत ही ज्यादा आलीशान है। राजकुमारी ताराप्रिया सारी चीजों को इग्नोर कर देती है और जल्दी से बेड पर कूद जाती है। वो दासी जो राजकुमारी ताराप्रिया को यहाँ पर छोड़ने आई थी, वो राजकुमारी ताराप्रिया की ऐसी हरकत को देखकर हैरान हो गई थी। उन्हें राजकुमारी ताराप्रिया किसी दूसरे देश से आई हुई लग रही थी, क्योंकि राजकुमारी ताराप्रिया का पहनावा भी यहाँ के राजकुमारी से बिल्कुल अलग था। वो दासी चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ महाराज अर्थवीर सिंह अपने कक्ष में आ जाते हैं और अपने आप को आईने में देखने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने बार बार राजकुमारी ताराप्रिया का चेहरा आ रहा था। बेशक राजकुमारी ताराप्रिया ने एक पल के लिए भी अपने चेहरे का मास्क नहीं हटाया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों महाराज अर्थवीर सिंह उनके प्रति खुद को आकर्षित होता हुआ महसूस कर रहे थे। राजकुमारी ताराप्रिया के बात करने के अंदाज में जिस प्रकार का घमंड था, वो महाराज अर्थवीर सिंह को बड़ा पसंद आया था। उन्होंने आज तक जितनी भी स्त्रियों या फिर राजकुमारी को देखा होगा, उनमें से सभी शर्मीली और शांत स्वभाव की होती है। किसी भी राज्य में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी उत्सव या विवाह समारोह होता है, तब उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सभी महाराज लोग महाराज अर्थवीर सिंह को जरूर बुलाते थे। और वैसे भी महाराज अर्थवीर सिंह देखने में इतनी ज्यादा आकर्षक दिखते थे कि उस उत्सव में आई हुई हर एक राजकुमारियां उन्हें हर वक्त घूरती रहती थी। कितनी बार तो कुछ राजकुमारी ने गलती से महाराज अर्थवीर से टकराकर उनसे कुछ बातें करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बात करने से ज्यादा तो उन्हें शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत गुस्सा आता था। वो इन सभी उत्सव में एक अतिथि के रूप में आते थे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार का तमाशा करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन्हें इन सभी राजकुमारी पर बहुत गुस्सा आता था। न जाने क्यों, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की अपने लायक दिखाई ही नहीं। अपनी मां के कहने पर उन्होंने कई बार कई राजकुमारी से मन मारकर मिलने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमारी पसंद ही नहीं आती थी। आज उनकी उम्र 28 साल हो चुकी है, लेकिन उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने तरह की कोई भी लड़की मिली ही नहीं। कोई ऐसी लड़की जो उनके दिल में कुछ इस कदर बस जाए कि फिर कभी उनके दिल से निकल ही ना पाए, ऐसी लड़की उन्हें कभी मिला ही नहीं। एक ऐसी लड़की जो इस पूरे देश की महारानी बनने के लायक हो और उसके अंदर इस पूरी रियासत को संभालने का हुनर हो, ऐसी कोई भी स्त्री महाराज अर्थवीर सिंह को मिली ही नहीं। यहाँ हर एक राजकुमारी बहुत ही ज्यादा छुई मुई टाइप की लड़की थी, जिसकी वजह से महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक शादी करने के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन जिस तरह 2 दिन पहले राजकुमारी ताराप्रिया ने जंगल में उन सभी गुंडों को सबक सिखाया था और बिना किसी डर के उन्होंने महाराज अर्थवीर सिंह की भी पिटाई कर डाली थी, ये नजर चाहकर भी महाराज अर्थवीर सिंह भूल नहीं पा रहे थे। वो अपने आप को ही आईने में देखते हुए बोलते हैं, आप तो अपने आप में ही एक रहस्य हैं। सिर्फ एक चिकित्सक ही नहीं, बहुत सी पहचान है आपकी जिसे हम जानते नहीं। उद्धरण चिन्ह। स्त्री होने के बावजूद भी इतनी साहसी हैं आपकी, पहले ही नज़र में आपको देखते हैं हमारी नज़रें आपके ऊपर से हटाने के लिए तैयार न थी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि घमंड तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा है, परंतु हमें कौन सा साधारण स्त्रियां पसंद आती हैं। आप इकलौती ऐसी स्त्री है जिन्होंने महाराज अर्थवीर सिंह के हृदय में अपनी जगह बना ली। उद्धरण चिन्ह। इस बात को बोलते वक्त महाराज अर्थवीर सिंह के खड़ूस चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। महाराज अर्थवीर सिंह जैसे ही आईने में अपने आप को मुस्कुराते हुए देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। पिछले 7 साल से महाराज अर्थवीर सिंह एक बार भी नहीं मुस्कुराए थे, लेकिन आज अचानक से ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो अपने चेहरे के भाव को साधारण कर लेते हैं और राज दरबार में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक सैनिक द्वारा उन दवाइयों को खरीद कर महल पहुंचा दिया जाता है, जिसके बारे में रजत ने बताया था। राज दरबार में के सभी लोगों को महाराज अर्थवीर सिंह बाहर जाने का इशारा कर देते हैं। दरबान सहित सभी लोग महाराज अर्थवीर सिंह और दामोदर को राज दरबार में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। महाराज अर्थवीर सिंह जैसे ही अकेले पड़ते हैं, वो दामोदर की तरफ देखते हुए सवाल करते हैं, बताओ क्या खबर लाए हो। उम्मीद है तुमने मेरा काम कर दिया होगा। उद्धरण चिन्ह।
दामोदर अपना सर झुकाकर बोलता है, क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, किंतु पता नहीं क्यों हम चिकित्सक तारा के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वो कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है और यहाँ से कहाँ जाएंगी, हमें कुछ भी पता नहीं है। चिकित्सक साहिब के साथियों को प्रताड़ित करके भी हम उनके बारे में जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी साथी उनके लिए वफादार हैं। उद्धरण चिन्ह। चिकित्सक साहिबा बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी की जानकारी प्राप्त करना चाहे और हमें इस तरह से पराजित होना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह तो पहले से ही जानते थे कि डीआर तारा नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इस लड़की का हर वक्त इतने ज्यादा घमंड में रहना और इस देश के महाराज अर्थवीर सिंह को घमंड दिखाने, कोई साधारण लड़की ऐसा काम कर ही नहीं सकती। थोड़ी ही देर में दरवाजे के बाहर खड़ा दरबान राज दरबार में आकर महाराज अर्थवीर सिंह को सूचित करता है कि चिकित्सक साहिब के साथी चिकित्सक रजत यहाँ राज दरबार में आ रहे हैं। महाराज अर्थवीर सिंह भी दरबान को रजत को राज दरबार में लाने का इशारा कर देता है, जिसके बाद वह दरबान रजत को राज दरबार में लाने के लिए चला जाता है, जो दरवाजे पर ही खड़ा है। रजत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त राज दरबार के बाहर खड़ा करके रखा गया था और पहले अंदर जाकर महाराज अर्थवीर सिंह से इजाजत लेनी पड़ी थी, उसके बाद ही रजत को अंदर जाने दिया जा रहा था। इसे रजत अपनी इंसल्ट समझ रहा था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि वह महाराज अर्थवीर सिंह के खिलाफ नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से उसे खून का घूंट पीकर चुपचाप रहना पड़ रहा था। रजत को बहुत अच्छे से पता था कि महाराज अर्थवीर सिंह की अच्छे से क्लास तो राजकुमारी तारा प्रिया ही लगा देगी। वैसे भी राजकुमारी तारा प्रिया इस आदमी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। रजत चुपचाप राज दरबार में चला जाता है, जहां उसे दो लोग दिखाई देते हैं। जाहिर सी बात है, पहला इंसान महाराज अर्थवीर सिंह थे जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, और दूसरा दामोदर था जो महाराज अर्थवीर सिंह के सामने सर झुकाए खड़ा था। रजत उस तरीके का इंसान बिल्कुल नहीं था जो किसी के भी सामने सर झुका ले, लेकिन फिर भी उसके मन में महाराज अर्थवीर सिंह का डर तो था। वो महाराज अर्थवीर सिंह के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता है और उसके बाद ही राजमाता के दवाइयां के बारे में महाराज अर्थवीर सिंह को समझने लगता है। राजमाता को कब कौन सी दवाई देनी है और किस मात्रा में देनी है, इन सभी चीजों को रजत बहुत अच्छे से एकदम बारीक तरीके से महाराज अर्थवीर को समझा रहा था, और महाराज अर्थवीर भी इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। थोड़ी ही देर में जब रजत अपना काम खत्म कर लेता है, तब वह महाराज अर्थवीर सिंह को बोलता है, देखिए महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मैंने इन बड़े बड़े राजघराने के बारे में बहुत सुना है, जहां पर दुश्मन बाहर कहीं नहीं बल्कि अपने घर में भी होते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक चिकित्सक होने के नाते मैं अपने मरीज को ठीक होता हुआ देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको इस बारे में समझाना चाहता हूं कि कृपया कर इस एक सप्ताह तक राजमाता को ये दवाएं आप ही अपने हाथों से दे। उद्धरण चिन्ह। इस समय आपको अपने महल के किसी भी दास दासी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान हमें धोखा दे जाता है। उद्धरण चिन्ह। आपको अपने आप पर भरोसा है कि आप चाहकर भी कभी राजमाता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि राजमाता की चिंता आपके अलावा इस पूरी धरती पर कोई और नहीं करता, इसीलिए इन दवाइयों को आप अपने हाथों से ही राजमाता को दें। उद्धरण चिन्ह। दूसरे लोगों को जहां अपना फायदा दिखाई देगा वहीं चले जाएंगे। आज आपका काम करके आपके यहाँ के नौकरों को निश्चित मात्रा में राजमुद्राएं मिलती है, जिसकी वजह से ये लोग आपके लिए काम करते हैं, किंतु तब क्या होगा जब आपके द्वारा दी गई मुद्राओं से भी अधिक मुद्रा कोई इन लोगों को दे दे, तब एक ही क्षण में ये लोग आपसे गद्दारी करके दूसरे इंसान के साथ वफादारी कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। रजत की बात महाराज अर्थवीर सिंह को बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। महाराज अर्थवीर सिंह को तो पहले से ही पता था कि उनके दुश्मन खुद उनके महल में है। महाराज अर्थवीर सिंह के चाचा जी और चाची जी बेशक महाराज अर्थवीर सिंह और राजमाता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु इन दोनों के चेहरे पर ही मक्कारी और गद्दारी साफ साफ दिखाई देती है। जो बात रजत ने अभी बताई थी, वह सारी बातें महाराज अर्थवीर सिंह बहुत पहले से ही जानते थे, क्योंकि उनके खुद के पिता की भी हत्या एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब महाराज अर्थवीर सिंह की दादी गर्भवती थी तब ही महाराज अर्थवीर सिंह के दादाजी की हत्या कर दी गई थी, परंतु दादी जी के गर्भवती होने की वजह से दुश्मन उनकी गद्दी को हथियाने में कामयाब नहीं हो पाया। और जब युवराज अर्थवीर सिंह के पिता का जन्म हुआ, उसके बाद से ही उन्हें बहुत सारी कलाएं सिखाई गई और उन्हें बचपन से ही इस राजगद्दी के योग्य बनाया गया।
महाराज जयवीर सिंह अपने 15 साल की उम्र में ही महाराज बन गए थे और उन्होंने इस देश को बहुत अच्छे से संभाला था और बड़े बड़े युद्ध को लड़कर उन्होंने अपने साम्राज्य को और दूर तक फैलाया था। महाराज जयवीर सिंह की हत्या के बाद महाराज रणवीर सिंह ने अपनी 21 साल की उम्र में राजगद्दी को संभाल और आज ये पूरा साम्राज्य बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिसके ऊपर कोई भी विदेशी हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। रजत अपनी बात बात कर वहां से चला जाता है और महाराज रणवीर सिंह राजमाता के कक्ष में चले जाते हैं। महाराज रणवीर सिंह अभी से ही राजमाता के सेहत का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। उन्होंने राजमाता की दवाएं अभी से ही शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी ताराप्रिया अच्छे से सोकर उठ चुकी थी और अब महल में इधर उधर घूम रही थी। वो इस वक्त महल के बगीचे में थी और बगीचे में उगे हुए फूलों को बहुत ध्यान से देख रही थी। राजकुमारी ताराप्रिया अभी अपने काम में ही लगी हुई थी कि अचानक से ही उनके कानों में किसी की आवाज जाती है। वो अपनी नजरें घुमाकर दूसरी तरफ देखती है जहां उन्हें एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसे देखते ही राजकुमारी ताराप्रिया की अंदर गुस्से का तूफान जन्म ले लेता है। महाराज रणवीर सिंह ने जब राजकुमारी ताराप्रिया को ऐसे बगीचे में घूमते हुए देखा तब वो भी इधर ही आने लगे थे। हालांकि राजकुमारी ताराप्रिया की नज़र महाराज रणवीर सिंह पर नहीं बल्कि उनके ही बगल में खड़े इंसान पर थी। वो इंसान जो अभी तक महाराज रणवीर सिंह से बातें करते हुए और अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए इधर बगीचे में आ रहा था, अचानक से ही उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो नोटिस करता है कि महाराज रणवीर सिंह बिना किसी भाव के सामने कुछ देख रहे हैं। वो इंसान महाराज रणवीर सिंह की नज़रों का पीछा करता है और उसे अपने सामने जो इंसान खड़ा दिखाई देता है उसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ जहां राजकुमारी ताराप्रिया गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान को घूर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह इंसान राजकुमारी ताराप्रिया को अपने सामने देखकर डर से पूरा सर से लेकर पैर तक कांप गया था। राजकुमारी ताराप्रिया के चेहरे पर इस वक्त इतने गजब का गुस्सा था कि क्या ये कहना। महाराज रणवीर सिंह को भी समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर तारा इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। आखिर ऐसा क्या देख लिया उन्होंने जो उनके चेहरे पर इतना ज्यादा गुस्सा है। लेकिन अगले ही पाल महाराज रणवीर सिंह राजकुमारी ताराप्रिया की नज़रों का पीछा करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि राजकुमारी ताराप्रिया किस देखकर गुस्से में है। महाराज रणवीर सिंह के चेहरे पर थोड़े हैरानी और थोड़े गुस्से के भाव आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे खड़ा उनका ये छोटा भाई और डॉक्टर तारा पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। वो अपने भाई से कुछ पूछते उसके पहले ही उन्हें डॉक्टर तारा अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। महाराज रणवीर सिंह कुछ भी समझ पाए उसके पहले ही उनके छोटे भाई के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। राजकुमारी ताराप्रिया इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने अपनी ताकत बिल्कुल भी काम नहीं की थी। छोटा राजकुमार अभी कुछ समझता उसके पहले ही उसे अपने चेहरे पर एक और मुक्का पड़ता है। वो 2 मिनट संभालने में लगता है और जब वह खड़ा होता है उसके पहले ही एक जोरदार लात उसे अपने पेट पर पड़ता है। राजकुमारी ताराप्रिया जो इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में थी कि ऑलमोस्ट उनका दिमाग ही फट जाने वाला था, वो इस महल के छोटे राजकुमार को बिना मौका दिए कुत्ते की तरह मारे जा रही थी। महाराज रणवीर सिंह की तो आंखें बड़ी हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके ही महल में उनके ही छोटे भाई के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। छोटे राजकुमार जमीन पर ही गिर पड़े और अगले ही पल राजकुमारी ताराप्रिया उनके पेट पर चढ़कर उन्हें दनादन घुसे करने लगी। वो जमीन पर पड़े हुए इंसान को गाली देते हुए बोलती है, अबे साले सुरों की प्रजाति के बिछड़े हुए टट्टी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भस्मासुर की छठी औलाद अक्षय के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये छोटा राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अक्षय है जो पिछले जन्म में राजकुमारी ताराप्रिया का असिस्टेंट था। मेरे कहने का मतलब है डॉक्टर तारा का असिस्टेंट था, जिसकी वजह से डॉक्टर तारा इस दुनिया में आकर फंस गई थी। राजकुमारी ताराप्रिया ने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में गाली दी थी जिसे महाराज रणवीर सिंह भी समझ गए थे और उनका माइंड एकदम ब्लैक हो गया। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों आखिर वह अपने भाई को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं और पता नहीं क्यों डॉक्टर तारा लगातार उनके भाई को मारे जा रही है। रजत मार खाते हुए रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बॉस, मेरी वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन ट्रस्ट में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। देखिए ना, मेरी करनी की सजा सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं खुद भी भोग रहा हूँ। उस ब्लास्ट के चपेट में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी आया था। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी रिबर्थ हुआ है। उद्धरण चिन्ह।
रिबर्थ का मतलब महाराज अर्थवीर सिंह को नहीं पता था। उसके अलावा भी उन्हें अपने छोटे भाई और डॉक्टर तारा की कोई भी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से उनका छोटा भाई राजकुमारी तारा प्रिया से माफी मांग रहा था, उसे देखकर ही महाराज और कबीर सिंह समझ चुके थे कि पक्का उनके छोटे भाई ने कुछ तो गलती की है जिसकी वजह से उन्हें मार पड़ रही है। हालांकि डॉक्टर तारा का ऐसे अपने ही छोटे भाई के ऊपर बैठ जाना महाराज रणवीर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से वो फाइनली आगे बढ़कर डॉक्टर तारा को पेट से पकड़ लेते हैं और उन्हें हवा में उठाकर छोटे युवराज से दूर करते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया हवा में ही अपने पैर मारने लगी। वो आज सच में इस अक्षय के बच्चे को जान से ही मार डालना चाहती थी। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह इतने सालों तक राजकुमारी तारा प्रिया की नजरों से छुप रह गया। इस वक्त राजकुमारी तारा प्रिया सच में बहुत ही ज्यादा बचकाना बिहेव कर रही थी, जिसे महाराज रणवीर सिंह भी बहुत अच्छे से समझ रहे थे। महाराज रणवीर सिंह कठोरता के साथ राजकुमारी तारा प्रिया को डांटते हुए बोलते हैं, शांत हो जाए वरना हमें आपको सजा देनी होगी। उद्धरण चिन्ह। महाराज रणवीर सिंह की आवाज इतनी ज्यादा कठोर थी कि राजकुमारी तारा प्रिया डर गई। उन्होंने अपने हाथ पैर मारना बंद किया और अच्छे से किसी छोटे बच्चों की तरह महाराज रणवीर सिंह की गोद में लटक गई। हालांकि उन्हें महाराज रणवीर सिंह से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन महाराज रणवीर सिंह की आवाज में इस वक्त इतनी ज्यादा गंभीरता थी कि राजकुमारी तारा प्रिया को चुप होना पड़ गया। इस वक्त राजकुमारी तारा प्रिया को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस वक्त उन्हें जिस आदमी ने अपनी गोद में टांगा हुआ था उसका शरीर बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह बड़ा था और उसका सीन बिल्कुल चट्टान की तरह सख्त था। राजकुमारी तारा प्रिया जब महाराज रणवीर सिंह और अपनी हाइट को मैच करती है तब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सच में इस पहाड़ जैसे आदमी के सामने छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जो उसके एक हाथ से ही पूरी लटक गई थी। हालांकि इसी छोटी बच्ची ने महाराज रणवीर सिंह को ऑलरेडी मुक्का और लात मार चुकी है, लेकिन फिर भी वो एक 18 साल की कमसिनसी लड़की थी। चैप्टर 9, राजकुमारी ऐश्वर्या की तकलीफ। इस सदी में हर एक औरत बहुत ही ज्यादा पर्दे में रहने वाली थी। यहाँ तक कि राजकुमारी तारा प्रिया के गैंग में काम करने वाली भी जरूरत और औरतें पर्दे में ही रहना पसंद करती थी। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, ऐसे ही पूरा सर से लेकर पैर तक ढके हुए कपड़े को पहना करती थी। वो तो इस पूरी धरती पर इकलौती ऐसी लड़की राजकुमारी तारा प्रिया ही थी जो शॉर्ट ड्रेस भी पहना करती थी। इस जमाने में हर एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखते थे। इसी वजह से महाराज रणवीर सिंह को पसंद करने के बावजूद भी कोई भी राजकुमारी महाराज रणवीर सिंह के समीप आने की कोशिश नहीं करती थी। और नहीं महाराज रणवीर सिंह आज से पहले कभी भी किसी भी स्त्री के इतने समीप गए थे जितने आज उनके राजकुमारी तारा प्रिया आ गई थी। राजकुमारी तारा प्रिया इस वक्त उनकी बाहों में थी। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया के लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन महाराज रणवीर सिंह के लिए ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को इस तरह से छुआ था। राजकुमारी तारा प्रिया को अपनी बाहों में लिए हुए महाराज रणवीर सिंह को कुछ अजीब शाहीन एहसास होने लगा था। राजकुमारी तारा प्रिया जब नोटिस करती है कि महाराज रणवीर सिंह से छोड़ने के मूड में नहीं है, तब गुस्से में आकर राजकुमारी तारा प्रिया अपने पैर को पीछे की तरफ मोड़कर एक जोरदार लात महाराज रणवीर सिंह को मार देती है। छोटे पर होने की वजह से और हवा में लटके रहने की वजह से राजकुमारी तारा प्रिया की लात सीधा महाराज रणवीर सिंह के प्राइवेट एरिया पर जाकर लगता है। ये एरिया तो वैसे भी एक आदमी के लिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। महाराज रणवीर सिंह की तो चीख ही निकल जाती है। वहीं जमीन पर गिरे हुए छोटे युवराज यानी कि अक्षय, जिसका नाम पवनवीर सिंह था, वो भी राजकुमारी तारा प्रिया की हरकत को देखकर हैरान हो चुके थे। हालांकि उन्हें अपने पिछले जन्म की एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से पता था कि राजकुमारी तारा प्रिया किसी से भी नहीं डरती है, लेकिन फिर भी महाराज रणवीर सिंह अपने आप में ही बहुत बड़े आदमी हैं। कोई भी इंसान उनके सामने तेज आवाज में बात करने तक की हिम्मत नहीं करता। यहाँ डॉक्टर तारा ने सीधा महाराज रणवीर सिंह के प्राइवेट एरिया को ही जख्मी कर डाला। महाराज रणवीर सिंह तुरंत ही राजकुमारी तारा प्रिया को अपनी गोद से उतरकर जमीन पर गिरा देते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर अपनी आंखें मींच लेते हैं। वहीं जमीन पर गिरी हुई राजकुमारी तारा प्रिया वापस से खड़ी हो जाती है और गुस्से में पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। राजकुमारी तारा प्रिया के जाने के बाद महाराज रणवीर सिंह अपने सेंस में वापस आते हैं कि अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि न सिर्फ राजकुमारी तारा प्रिया बल्कि उनके छोटे भाई पवनवीर सिंह भी यहां से जा चुके हैं।
उन्हें अचानक से ही याद आता है कि राजकुमारी तारा प्रिया ने पवनवीर सिंह को कितने बुरे तरीके से मारा हुआ था, उसके बावजूद भी पवनवीर सिंह चुपचाप यहाँ से निकल गया। ऐसे तो कोई भी इंसान अगर पवनवीर सिंह को जरा सी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तब वो खुद किसी शैतान का रूप धारण कर लेता था, लेकिन यहाँ एक छोटी सी लड़की पवनवीर सिंह की इतनी खराब हालत करके चली गई, लेकिन पवनवीर सिंह एकदम चुपचाप थे। शाम हो चुकी थी और राजकुमारी तारा प्रिया अपने महल के लिए निकल चुकी थी। महाराज अर्थवीर सिंह उसे रास्ते की तरफ देख रहे थे जहां से अभी अभी राजकुमारी तारा प्रिया गई थी। वो मन ही मन सोचने लगे कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा बदमाश है और इसे सुधारने के लिए अब मुझे ही मेहनत करना होगा। जब तक यह मेरी माँ की तबीयत ठीक करेगी तब तक मैं भी इसे सुधार दूंगा और यहाँ की अच्छी अच्छी आदतें इसे सिखा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। महाराज अर्थवीर सिंह राजकुमारी तारा प्रिया को बिल्कुल किसी छोटे जिद्दी और बदतमीज बच्चे की नज़र से देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। वो फिलहाल तो अपने महल में जाना चाहते थे जहां वह अकेले रहते हैं, लेकिन वह अपनी मां को यहां अकेला छोड़ता भी नहीं चाहते थे। सच तो यह है कि राजमाता खुद ही इस महल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर राजमाता के पति जयवीर सिंह की बहुत सारी यादें हैं। यहाँ पर उनके देवर देवरानी और भतीजे लोग भी हैं। हालांकि राजमाता मन ही मां जानती थी कि उनके देवर और देवरानी कोई दूध के धुले हुए इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उनके पति के इकलौते खून के रिश्ते वाले लोग हैं। राजमाता अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ रजत मानव और राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से अपने महल वापस लौट आते हैं। अपने महल में आते ही राजकुमारी तारा प्रिया जल्दी से खिड़की के जरिए ऊपर चढ़ जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आते ही वो जल्दी से पीले रंग का खूबसूरत सा लहंगा पहन लेती है और अपने महल से, मेरा मतलब है अपने कक्ष से बाहर निकलती है। वो महल के सामने वाले एरिया में पहुंचने ही वाली थी कि उसके पहले ही उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज बढ़ती है। राजकुमारी तारा प्रिया की आईब्रोज सिकुड़ जाती है। वो जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ आगे बढ़ने लगती है। अब उनके कानों में साफ साफ आवाज आ रही थी। कोई लड़की रो रही थी। ये आवाज तो सच में किसी लड़की के रोने की थी। राजकुमारी तारा प्रिया मन ही मन सोचती है, अबे यार, इस दुनिया के रोने धोने वाले ड्रामे में मैं ही आकर फंस गई। उद्धरण चिन्ह। आज तक जितनी लड़कियों को देखा है मैंने, सब के सब इमोशनल फूल है, जब देखो तब रोती रहती है, ऐसा नहीं कि एक बार खुद रोने की जगह सामने वाले को ही रुल डालें। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी तारा प्रिया थोड़े और कोने में चली जाती है और जैसे ही वो अपने सामने का नज़ारा देखती हैं उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। एक लड़का जो शक्ल से ही किसी गुंडे से काम नहीं लग रहा था। हालांकि वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, लेकिन शक्ल तो गुंडे वाली थी। वो राजकुमारी ऐश्वर्या के हाथों को मरोड़ रहा था। वो लड़का राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ बदतमीजी कर रहा था और राजकुमारी ऐश्वर्या रो रही थी। राजकुमारी तारा प्रिया कहानी के कुछ सीन को याद करने लगती है जहां से उन्हें पता लगता है कि ये इंसान संग्राम सिंह है, जो कि राजकुमारी ऐश्वर्या का मंगेतर है। पूरे 70 पेज के इस स्टोरी बुक में 68 पेज तक पहुंचते पहुंचते राजकुमारी तारा प्रिया की मौत हो गई थी और बाकी के 2 पेज में जो कुछ भी हुआ था उसे पढ़ने के बाद डॉक्टर तारा के होश उड़ गए थे। राजकुमारी ऐश्वर्या का मंगेतर, जो राजकुमारी ऐश्वर्या को बहुत ही ज्यादा एब्यूज करता है और हैरेस करता है। इस आदमी ने राजकुमारी तारा प्रिया के यहाँ आने के 2 साल पहले ही राजकुमारी ऐश्वर्या के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया था। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि इस राज्य के महाराज का सबसे खास सेनापति था, सेनापति संग्राम सिंह, जिसकी नज़र शुरुआत से ही राजकुमारी ऐश्वर्या पर थी। ये इंसान राजकुमारी ऐश्वर्या की खूबसूरती से प्रभावित हो चुका था और उन्हें अपना बना लेना चाहता था। राजकुमारी तारा प्रिया के आश्रम चले जाने के बाद सेनापति संग्राम सिंह के पिता की मौत हो गई थी, जो इस राज्य के सेनापति थे। अपने पिता के मौत के बाद संग्राम सिंह ने अपने पिता की जिम्मेदारी को संभाला और यहाँ के सेनापति बन गए। उस समय राजकुमारी ऐश्वर्या मात्र 15 साल की थी, लेकिन एक 15 साल की लड़की का शरीर भी बहुत ज्यादा आकर्षक हो जाता है। सेनापति संग्राम सिंह ने अभी तक राजकुमारी तारा प्रिया को तो नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जब से राजकुमारी ऐश्वर्या को देखा था तब से ही वह राजकुमारी ऐश्वर्या को अपना बना लेने के सपने देखे थे। उस समय 15 साल की राजकुमारी ऐश्वर्या छोटी बच्ची थी, लेकिन अब वो जवान हो चुकी है और उनके खिलाफ एक बहुत ही गंदा सा षड्यंत्र रचकर सेनापति संग्राम सिंह ने उनके साथ अपना विवाह तय करवा लिया था।
महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी दोनों ही जब सेनापति संग्राम सिंह के कक्ष से आ रही आवाजों को सुना तब दोनों ने ही जल्दी से उनके कक्ष की तरफ दौड़ लगा दी। जब महाराज और महारानी दोनों ही सेनापति संग्राम सिंह के कक्ष में प्रवेश करते हैं तब उन्हें अपने आंखों के सामने के नज़ारे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। सेनापति संग्राम सिंह जो तुरंत ही स्नान करके अपने पक्ष में प्रवेश किए थे और उन्होंने इस वक्त सिर्फ अपने कमर पर एक छोटा सा कपड़ा लपेट रखा था, वो अपने बिस्तर पर गिरे हुए थे और राजकुमारी ऐश्वर्या जो कि इस वक्त बिना दुपट्टे की थी और उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, वो सेनापति संग्राम सिंह के ऊपर चढ़ी हुई थी। कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी इस नज़ारे को देखकर यही समझेगा कि राजकुमारी ऐश्वर्या अपने राजकुमारी होने का फायदा उठा रही थी और सेनापति संग्राम सिंह को अपने साथ संबंध बनाने के लिए विवश कर रही थी। महाराज और महारानी को तो बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पुत्री ऐसा कैसे कर सकती है। सेनापति संग्राम सिंह भी इन सब चीजों के बाद इतनी ज्यादा मासूम बन गए थे कि जैसे सारी की सारी गलती केवल राजकुमारी ऐश्वर्या की थी। हालांकि राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपने माता पिता दोनों को भी बहुत समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा उन्हें दिखाया गया है। वो तो खुद सेनापति संग्राम सिंह ही थे जो राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ पूरा बर्ताव कर रहे थे और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजकुमारी ऐश्वर्या की बात पर किसी को जरा सा भी भरोसा नहीं होता। इस वक्त सेनापति संग्राम सिंह राजकुमारी ऐश्वर्या के कक्ष में नहीं थे, बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या ही सेनापति संग्राम सिंह के कक्ष में थी और सेनापति तो बेबस बिस्तर पर पड़े हुए थे और वह राजकुमारी ऐश्वर्या ही थी जो उनके ऊपर चढ़ी हुई थी। सबसे जरूरी बात कि राजकुमारी ऐश्वर्या के बिखरे हुए वस्त्र और जमीन पर गिरे हुए दुपट्टे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि महाराज और महारानी के इस कक्ष में आने के पहले यहाँ पर क्या हो रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात तो ये थी कि सेनापति संग्राम सिंह के होली को देखकर कोई भी समझ सकता था कि सेनापति जी अभी स्नान करके अपने कक्ष में आए थे। किसी को भी राजकुमारी ऐश्वर्या के ऊपर विश्वास ही नहीं था कि राजकुमारी ऐश्वर्या सही हो सकती है। महाराज और महारानी को यकीन हो चुका था कि राजकुमारी ऐश्वर्या की ही यहाँ पर गलती है। राजकुमारी ऐश्वर्या अपना राजकुमारी होने का फायदा उठा रही थी। ये बात केवल राजकुमारी ऐश्वर्या या फिर महाराज और महारानी के बीच नहीं रह गई थी, बल्कि कक्ष में कुछ दसियां भी प्रवेश कर चुकी थी जिन्होंने इस नज़ारे को देख लिया था। सेनापति संग्राम सिंह ने रोते हुए महाराज के सामने न्याय की भीख मांगी। वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उनके साथ सच में गलत हुआ है और उन्हें न्याय की जरूरत है। ऐसी स्थिति में महाराज ने राजकुमारी ऐश्वर्या और सेनापति संग्राम सिंह के विवाह को तय कर दिया। महाराज को ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी ऐश्वर्या को शायद सेनापति संग्राम सिंह पसंद हो, तो ऐसे में उन्होंने इन दोनों का विवाह करवाना ही सही समझा। परंतु अपने पिताश्री के इस फैसले को सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ गए थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजकुमारी ऐश्वर्या इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। वो बार बार बस एक ही बात बोल रही थी कि उन्हें झूठ बोलकर सेनापति संग्राम सिंह के कक्ष में पहुंचाया गया है। उनके कक्ष में एक दासी गई थी जिन्होंने राजकुमारी ऐश्वर्या को सूचित किया था कि महाराज चंद्रशेखर सिंह जब सेनापति संग्राम सिंह के कक्ष में किसी कार्यवश गए हुए थे तब फिसलकर गिर जाने की वजह से और टेबल पर सर लग जाने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी। अपने पिताश्री के चोट के बारे में सुनते ही राजकुमारी ऐश्वर्या पैनिक कर गई थी और बिना कुछ सोचे समझे वो सेनापति संग्राम सिंह के कक्ष में पहुंच गई थी, जहां सेनापति संग्राम सिंह पहले से ही उसी हालत में राजकुमारी ऐश्वर्या का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमारी ऐश्वर्या सेनापति संग्राम सिंह के कक्ष में पहुंच गई थी तब सेनापति संग्राम सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हाँ, राजकुमारी ऐश्वर्या के कपड़े हस्त व्यस्त हो गए थे क्योंकि इस दरिंदे ने उनके कपड़ों को उनके बदन से अलग करने के लिए पूरी जोर लगा दी थी। राजकुमारी ऐश्वर्या के कितने भी रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी महाराज चंद्रशेखर सिंह और महारानी शिवानी सिंह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। बस महाराज के इस फैसले के बाद से ही महल में मातम का माहौल रहता था हर वक्त। हालांकि इस स्टोरी बुक के आखिरी 2 पेज पर इन्हीं सभी चीज़ों को डिटेल में बताया गया था, लेकिन डॉक्टर तारा ने इन सभी चीज़ को लास्ट तक एकदम डिटेल से नहीं पढ़ा था। जिस पॉइंट पर राजकुमारी तारा प्रिया की मौत हो गई थी उसके बाद से उन्होंने पढ़ना ही स्टॉप कर दिया था। लेकिन कम से कम राजकुमारी तारा प्रिया को इतना तो पता था कि इस वक्त उनकी आंखों के सामने जो इंसान उनकी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है वह इंसान कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या का ही मंगेतर है।
राजकुमारी ताराप्रिया को राजकुमारी ऐश्वर्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उन्हें ऐसे कमजोर और रोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अगर इस वक्त राजकुमारी ऐश्वर्या की जगह पर राजकुमारी ताराप्रिया होती तब वह एक दो बार सेनापति संग्राम सिंह को वार्निंग जरूर देती, और अगर उनके वार्निंग के बाद भी सेनापति संग्राम सिंह नहीं सुधरता तब ऐसी कंडीशन में राजकुमारी ताराप्रिया अपने दो नन्हे नन्हे हाथों से इस दरिंदे को बहुत ही बेरहमी से मार डालती। चैप्टर 10 सेनापति को सबक सिखाने का तरीका। राजकुमारी ताराप्रिया अपने मां के गुस्से को दबा लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़कर राजकुमारी ऐश्वर्या और सेनापति संग्राम सिंह के पास चली जाती है। वो साफ साफ देख पा रही थी कि राजकुमारी ऐश्वर्या किस हद तक रो रही है और सेनापति संग्राम सिंह के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट है। राजकुमारी ताराप्रिया गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगे आता है और बिना कुछ सोचे समझे सेनापति संग्राम सिंह के बालों को मुट्ठी में पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए सीधा रेलिंग के दूसरी तरफ लटका डालती है। सेनापति संग्राम सिंह के सर का मुट्ठी भर का बोल तो राजकुमारी ताराप्रिया के हाथ में ही आ गया था और राजकुमारी ताराप्रिया ने अपने दूसरे हाथ से सेनापति संग्राम सिंह के गर्दन को पकड़ रखा था। लड़कियों के साथ बदतमीजी राजकुमारी ताराप्रिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इस वक्त उन्हें सेनापति संग्राम सिंह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सेनापति संग्राम सिंह पहली मंजिल के रेलिंग से नीचे लटका हुआ था। नॉर्मल घरों के मुकाबला इस महल के हर एक फ्लोर की हाइट ज्यादा थी। पहली मंजिल से नीचे गिरने के बाद भी सेनापति संग्राम सिंह को बहुत ज्यादा चोट लगती। सेनापति संग्राम सिंह को तो अचानक से समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ अचानक से क्या हो गया। वही राजकुमारी ऐश्वर्या भी अचानक से हुई इस हरकत से हैरान रह गई थी। राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी नजरें घूमकर राजकुमारी ताराप्रिया को देखने लगती है, जिनके चेहरे पर डर का कोई नामोनिशान नहीं था। वो हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाती है, ताराप्रिया। राजकुमारी ऐश्वर्या को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी नाजुक फूल सी बहन आज बिल्कुल किसी निडर की तरह खड़ी होकर सेनापति संग्राम सिंह को सबक सिखा रही थी। सेनापति संग्राम सिंह की जान इस वक्त राजकुमारी ताराप्रिया के हाथ में थी। हालांकि पहली मंजिल से गिरने के बाद सेनापति संग्राम सिंह की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन उनकी हड्डियां टूट जरूर जाती। वही अपने गले के दबे होने की वजह से सेनापति संग्राम सिंह बहुत ही ज्यादा बेचैनी में छटपटा रहे थे। वो नजर उठाकर ऊपर देख भी नहीं पा रहे थे कि उनकी गर्दन को किसने पकड़ रखा है। राजकुमारी ताराप्रिया गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलती है, अगर है हिम्मत तो मुझे धमका कर दिखा, मुझ पर झूठे इल्जाम लगा कर दिखा। और अगर है इतनी हिम्मत तो मेरे साथ जबरदस्ती करके दिखा पाउटिंग। राजकुमारी ताराप्रिया बिल्कुल किसी निडर और क्रूर रानी की तरह इस बात को बोल रही थी, लेकिन राजकुमारी ताराप्रिया की इस बार को सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या का चेहरा पीला पड़ चुका था। यहाँ तो राजकुमारी ताराप्रिया खुद खुलेआम सेनापति संग्राम सिंह को अपने साथ जबरदस्ती करने का न्योता दे रही थी, जिसकी वजह से राजकुमारी ऐश्वर्या थोड़ा डर गई थी। वही सेनापति संग्राम सिंह के गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल में था। अचानक से ही राजकुमारी ताराप्रिया उसे ऊपर खींच लेती है और उसके सर को सीधा रेलिंग पर पटक कर वापस से उसे जमीन पर गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही सेनापति संग्राम सिंह को अपने माथे पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। वो खुद को संभालने में ही 2 मिनट लगा देते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया कि इन कुछ पल में ही उनके साथ क्या हो गया। उन्हें इतना जरूर समझ में आ रहा था कि उनके साथ यह सब कुछ जिस इंसान ने भी किया है वो कोई स्त्री थी। आखिर किसी स्त्री जात की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो संग्राम सिंह जैसे नौजवान मर्द की ऐसी हालत कर सके। सेनापति संग्राम सिंह के सीने में क्रोध और बेइज्जती के लावे सुलगना लगे। वो खुद को संभाल कर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमारी ताराप्रिया दोनों ही वहां से जा चुके थे। राजकुमारी ताराप्रिया तो इस आदमी का चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही यहाँ से चली गई थी, वरना इस आदमी को बार बार अपने आंखों के सामने देखकर उनके हाथ में खुजली हो रही थी। वैसे भी अपने असिस्टेंट अक्षय को यहाँ पर देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपना पंचिंग बैग वापस मिल गया है। वो राजकुमारी ऐश्वर्या को लेकर वहां से निकल गई थी। उन्हें राजकुमारी ऐश्वर्या से किसी भी तरीके की कोई भी बात करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, क्योंकि इन दोनों ही बहनों के रिश्ते आपस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बचपन में इन दोनों ही बहनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता था।
हालांकि हर झगड़े में शांत रहकर राजकुमारी ऐश्वर्या हमेशा राजकुमारी तारा को ही विलेन बना देती थी, जिसकी वजह से सारे डांट और पिटाई राजकुमारी तारा प्रिया को ही मिलती थी। और बस इसी वजह से राजकुमारी तारा प्रिया और राजकुमारी ऐश्वर्या दोनों के ही बीच बहुत लड़ाई होती थी। दोनों के ही बीच के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से राजकुमारी तारा प्रिया ने राजकुमारी ऐश्वर्या को सीधे उनके रूम में छोड़ दिया और उन्हें इग्नोर करके वापस अपने रूम में आ गई। वो अपने माता पिता से मिलकर एक बार राजकुमारी ऐश्वर्या की शादी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शादी को आखिरी वक्त पर तोड़ने में ज्यादा मजा आएगा। तब तक क्यों ना सेनापति संग्राम सिंह को ही पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाए और रोज इस आदमी को नर्क के दर्शन करवाया जाए। हालांकि राजकुमारी तारा प्रिया को इधर कुछ दिनों तक अपना ज्यादा से ज्यादा समय विजयगढ़ को देना था, लेकिन फिर भी वह जितनी देर इस महल में रहेंगे उतनी देर बेचारे सेनापति संग्राम सिंह के सर पर मौत की तलवार लटकी रहेगी। वैसे भी राजकुमारी तारा प्रिया के अंदर कोई भी महान गुण है नहीं जो उन्हें किसी भी मनुष्य पर आसानी से दया आ जाए। उन्हें तो सेनापति संग्राम सिंह से ज्यादा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजकुमारी तारा प्रिया की बहन होने के बावजूद भी वह एक अबला नारी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो वही युग है जहां पर औरतें अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दे देती थी, और यहां पर राजकुमारी ऐश्वर्या अपने लिए लड़ तक नहीं पा रही है। नॉर्मली औरतों के पास दो ऑप्शन होता है, एक इंसान को अपने साथ गलत करने का अधिकार देकर तुम दुनिया वालों से इस चीज को छुपा लो, या फिर खुद को ही बचाकर अपने ऊपर कलंक लगे तो लगा लो। आसान भाषा में बताऊं तो अगर राजकुमारी ऐश्वर्या सेनापति संग्राम सिंह के साथ विवाह करके हर रोज अपने साथ गलत होने देती तब दुनिया वाले उन्हें कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो इंसान राजकुमारी ऐश्वर्या का पति था। लेकिन अगर शादी से पहले राजकुमारी ऐश्वर्या इस आदमी से अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी शादी को ही तोड़ देती, तब पूरे समाज वाले लोग राजकुमारी ऐश्वर्या को कलंकित करते हैं। न जाने पूरी समाज राजकुमारी ऐश्वर्या पर कैसे कैसे इल्जाम लगाते जिसकी शादी टूटी हो। भगन शब्द तो सुनते ही राजकुमारी तारा प्रिया के कान से ही धुआं निकलने लगता है। इस दुनिया के लोगों की नज़रों से देखा जाए तब उनके लिए राजकुमारी ऐश्वर्या का संग्राम सिंह से शादी कर लेना सही है, ताकि उनकी इज्जत बची रह जाए दुनिया दल वालों की नज़रों में। लेकिन राजकुमारी तारा प्रिया की नज़रों में राजकुमारी ऐश्वर्या का संग्राम सिंह से शादी नहीं करना सही है, क्योंकि इस तरह से असल मायने में राजकुमारी ऐश्वर्या की इज्जत बची होगी और बाकी समाज के लोग उनके ऊपर कितने भी कीचड़ क्यों ना उठा ले, अल महीने में उनकी इज्जत तो बची हुई है ना। वैसे भी गलत इंसान से शादी करके टॉर्चर तो तुम्हें ही सहना है ना, कौन सा समाज वाले आएंगे तुम्हारे हिस्से का टॉर्चर अपने ऊपर सहने के लिए। राजकुमारी तारा प्रिया बिल्कुल यहाँ के लोगों से उल्टा ही सोचती थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ का कोई भी इंसान ही पसंद नहीं आता था। वो नॉर्मली यहाँ के सभी लोगों से बदतमीजी से ही बात करती थी। राजकुमारी तारा प्रिया अपने कक्ष में आकर मन ही मन सोचने लगती है कि वो राजकुमारी ऐश्वर्या के विवाह को तुड़वाकर उनका विवाह एक अच्छे इंसान से करवाकर इन दुनिया वालों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगी। अचानक से ही राजकुमारी तारा प्रिया अपने दांत पीस लेती है और बोलती है, मेरी प्यारी बड़ी बहन की शादी के टूटने के बाद जिस भी इंसान ने उनके ऊपर कीचड़ उछलना की कोशिश की, मां कसम सबके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। उद्धरण चिन्ह, हर एक इंसान को चुन चुन कर बम से उड़ा दूंगी जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक से ही राजकुमारी तारा प्रिया गुस्से में आ गई थी। उन्हें अच्छे से पता था कि वह जो सोच रही है वह ज्यादा सही है और उनके पिताश्री जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। महाराज चंद्रशेखर सिंह भी राजकुमारी ऐश्वर्या की इज्जत समाज के सामने बचाने के लिए वो सेनापति संग्राम सिंह से राजकुमारी ऐश्वर्या का विवाह करवा रहे थे।